नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अब्बर प्रीफ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए जीरो टू हीरो एमसीक्यू सीरीज। यह एक ऐसी करंट अफेयर्स की खास सीरीज है जो आपके जो आगामी एग्जाम्स है उसकी तैयारी में मजबूती बनाएगी। यहाँ हर करंट अफेयर्स के टॉपिक को सरल और सटीक तरीके से एमसीक्यू जो है उसके माध्यम से समझा जाएगा। अब्बर प्रेप की जीरो टू हीरो एमसीक्यू सीरीज है हमारी। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे। डेली करंट अफेयर्स करेंगे। इसमें 15 से 20 एमसीक्यू होंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स आरएस, पीएसआई, वीडियो और टीचर के जो एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और डेली हम करंट अफेयर्स करेंगे जिसमें आज की जो करंट अफेयर्स है 2 से 3 अक्टूबर की जो करंट अफेयर है उसके एमसीक्यू है। तो बिना देरी गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान पुनः प्राप्त किया है। रोशनी नादर और उनका परिवार शीर्ष 3 में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। यह हुरून इंडिया रिच लिस्ट का 15वां संस्करण था। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसका क्या होगा, कौन कौन सा कथन सही है इसका बताओ देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि मुकेश अंबानी जो थे उन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का वापस से स्थान प्राप्त कर लिया है। और रोशनी नादर और उनका जो परिवार था वो टॉप 3 में शामिल होने वाली टॉप 3 का जो स्थान है वो इनका है। और तीसरी और पहली महिला है ये। तो पहला और दूसरा इसका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हुरून इंडिया रिच लिस्ट की हम बात करें तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। हुरून रिच लिस्ट जो आई है 2025 की, उसमें हम सबसे जो अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी की हम बात करें तो कौन है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है का किताब मिला है। किसके द्वारा जारी की जाती है, जारीकर्ता कौन है, इसके जारीकर्ता की हम बात करें तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। किसके साझेदारी के अंदर, एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इन दोनों की साझेदारी में ये जारी किया जाता है। ये संस्करण कौन सा था, संस्करण की हम बात करें तो ये इस लिस्ट का 14वां संस्करण था। 14वां संस्करण था। और मेन इसका जो आकर्षक है, मुकेश अंबानी की हम बात कर सकते हैं, वो अध्यक्ष है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के और सबसे अमीर आदमी का खिताब हासिल किया है। कुल संपत्ति की हम बात करें इनकी तो वो कितनी है, 9.55 लाख करोड़। ये 9.55 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। उसके अलावा गौतम अडानी के परिवार की हम बात करें तो वो सेकंड रैंक पे है। और अडानी की हम बात करें तो अडानी की जो संपत्ति है वो सेकंड स्थान, इनकी सेकंड रैंक है। और संपत्ति की हम बात करें तो 7 लाख करोड़ अडानी की है। उसके बाद में आप रोशनी नादर आती है।
रोशनी नादर की 3rd रैंक है, और उनकी जो कुल संपत्ति की हम बात करते हैं तो 2.84 लाख करोड़ है, और ये पहली महिला है, भारत की सबसे अमीर महिला ये बन गई है। उसके अलावा हमने बात कर ली है। उसके अलावा जैसे हम बात करें 4th रैंक पे हम बात करते हैं, 4th पे हम बात करें, 4th पे कौन है? साइरस एस पूनावाला, इसको अच्छे से आप जानते होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट जो है ऑफ इंडिया वो 4th रैंक पे है। और 5th रैंक की हम बात करते हैं तो मंगलम बिरला, ये 5th रैंक पे है। तो हमने ये पढ़ा कि हुरुन रिच जो लिस्ट 2025 है वो जारी हुआ है, 14वां इसका संस्करण था। और किसकी जारीकर्ता कौन है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में होता है। और 1st रैंक पे मुकेश अंबानी है, और 2nd रैंक पे अडानी है, 3री रैंक पे आती है रोशनी नादर है जो कि भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है, और ये 3rd रैंक पे है। 4th पे साइरस है, और 5th में मंगलम बिरला है। तो ये हमने इसका है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्टूबर करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाए गए ऑपरेशन खुशी 10 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो ऑप्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य गुमशुदा बच्चों की तलाश करना और उनका सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित करना। इस अभियान में पुलिस टीमें सामाजिक कल्याण एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। अभियान का एक प्रमुख संदेश है, हर बच्चे की मुस्कान हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। और ये अभियान विशेष रूप से बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम पर केंद्रित है। तो इसमें इसका करेक्ट कौन सा होगा, बताओ इसको। असत्य हमें बताना है, तो असत्य इसमें कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा, डी असत्य होगा। तो इसका पहला इसका करेक्ट है, ये सही है। बी भी इसका सही है, सी इसका भी सही है, ये इसका गलत है। असत्य पूछा तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसके संदर्भ में। अब इसके डिटेल की हम बात करते हैं कि डिटेल क्या है। ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी 10 की हम बात करते हैं। तो ये कब से कब तक शुरू हुआ है? 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? हम उद्देश्य की हम बात करें तो जो लापता बच्चे हैं, लापता बच्चों का पता लगाना, लापता बच्चों का पता लगाना और सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित करना, ये इस अभियान का क्या है? एक उद्देश्य है, पुनर्वास सुनिश्चित करना। कार्य प्रणाली इसकी क्या रहेगी? कार्य प्रणाली की हम बात करते हैं तो पुलिस जो टीमें हैं वो गुमशुदा बच्चों को सक्रिय रूप से तलाश करेगी और उन्हें समाज में फिर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए परिवार और सामाजिक कल्याण जो एजेंसी है उनके साथ मिलकर काम करेगी। ये सीधे इसकी कार्य प्रणाली है। और मुख्य संदेश की हम बात करें तो संदेश कौन सा था? मुख्य संदेश कौन सा है? संदेश ये दिया गया था कि हर खोया हुआ बच्चा हमारा अपना है, हर खोया हुआ बच्चा हमारा अपना है।
हर बच्चे की मुस्कान और हर बच्चे की मुस्कान, हर बच्चे की मुस्कान हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। ये इसका संदेश है इस अभियान का। तो एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खुशी दस्त स्टार्ट किया गया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ये चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लापता बच्चों का पता लगाना है और उनका सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित करना है। कार्य प्रणाली ये रहेगी कि जो पुलिस की टीमें होगी वो गुमशुदा बच्चों को सक्रिय रूप से तलाश करेगी, उन्हें समाज में वापस से परिवार समाज में की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाएगा। वो किसकी मदद से? परिवार या सामाजिक कल्याण जो एजेंसियां है उनके द्वारा इनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य जो संदेश दिया गया था ये था कि हमारा हर खोया हुआ बच्चा हमारा अपना है और हर बच्चे की मुस्कान हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। तो ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है अभियान है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में IUCN द्वारा मान्यता दी गई है संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। यह रिजर्व तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई है। तो इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन कौन से कथन सही है, इसका आप बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल 3 ही इसका सही है। पहला इसका गलत है, दूसरा इसका गलत है। अब क्यों गलत है इस चीज के बारे में हम पूरा विस्तार से देखते हैं एक बार कि कैसे क्या है। तो भारत का जो पहला हम बात करें डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है उसको IUCN से मान्यता मिल गई है, मान्यता मिली है। घोषणा क्या क्या की गई, कहां घोषणा क्या हुई? घोषणा की हम बात करें तो संरक्षण IUCN जो था स्थान की हम बात करें तो ये कहां पे है? स्थान कहां है ये पाक की खाड़ी है, पाक खाड़ी है। ये पाक खाड़ी कहां पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और डुगोंग संरक्षण रिजर्व की हम बात करें इसके बारे में कुछ हम तथ्य हम देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 के तहत तमिलनाडु जो सरकार थी, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट जो थी उसने सितंबर 2022 में इसकी की गई थी। और क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र इसकी जो उत्तरी पाक खाड़ी, ये जो उत्तरी पाक खाड़ी में है, पाक खाड़ी में है। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये 448.34 वर्ग किलोमीटर में है, ये वर्ग किलोमीटर में है। पारिस्थितिक महत्व की हम बात करें, इसकी पारिस्थितिक महत्व की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में लगभग 12,250 प्लस हेक्टेयर समुद्री घास के मैदान है, समुद्री घास के मैदान है।
और जो कि डुगोंग या फिर उसको समुद्री गाय कहते हैं ना, उसके लिए क्या है, चारागाह है। चारागाह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समुद्री गाय क्या है, ये डुगोंग है क्या? मन में आ रहा होगा ना कि ये है क्या, ये तो कि पहली बार ये नाम सुना है क्या चीज ये? तो देखो बेसिकली इसके जो है, ये गर्मीय जो गर्म तटीय जो जल है उस पर पाए जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी है। मैं लिख देता हूं, यह है गर्म तटीय जल में पाए जाने वाले समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। और बेसिकली ये जीवित रहने के लिए समुद्री घास पर निर्भर रहता है। और आईयूसीएन की स्थिति की हम बात करते हैं तो ये जो रेड जो लिस्ट है, रेड लिस्ट में इसको संवेदनशील, संकटग्रस्त में नहीं, ऑप्शन आया था ना संकटग्रस्त, वो नहीं, वो गलत है, संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया, सूचीबद्ध इसको किया गया है। तो भारत में जो प्राप्ति स्थान की हम बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक खाड़ी आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमने पूरा डुगोंग जो समुद्री गाय है उसके बारे में हम पढ़ लिया। आईयूसीएन जो थी उसके द्वारा मान्यता मिली गई है। ये कहाँ है स्थान इसका? पाक की खाड़ी है, तमिलनाडु में है। 1972 जो वन संरक्षण अधिनियम था उसके तहत तमिलनाडु जो गवर्नमेंट जो थी उसने सितंबर 2022 में इसकी स्थापना की थी। इसका जो क्षेत्र है वो 448.34 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है उत्तरी पाक खाड़ी में। और महत्व की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 12,250 प्लस हेक्टेयर की समुद्री घास के मैदान है। जो समुद्री गाय है, डुगोंग है, उसका चारागाह स्थल है। और डुगोंग क्या होता है? ये एक स्तनधारी समुद्री शाकाहारी है जो कि गर्म तटीय जो जल है वहां ये पाया जाता है। और रेड लिस्ट के अंदर हम बात करते हैं आईयूसीएन की, उसमें ये संवेदनशील में सूचीबद्ध किया गया है। और भी कई जगह ये पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां ये पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 2030-31 तक के लिए निर्धारित नहीं किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है, दलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, दलहन का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाना, दलहन की उत्पादकता जो है उसको बढ़ाकर 1500 किलोग्राम हेक्टेयर करना, भारत की जो आयात निर्भरता है उसको 15 से 20% से घटाकर शून्य करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन निर्धारित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट होगा, निर्धारित नहीं है, वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन वो होगा, दलहन की उत्पादकता जो है उसको बढ़ाकर 1500 किलोग्राम हेक्टेयर करना है। ये निर्धारित नहीं किया गया है, ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है, क्या स्टार्ट किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था उसने ये जो आत्मनिर्भरता मिशन है, कौन सा है? आत्मनिर्भरता मिशन है, उसको मंजूरी दी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं एक बार कि क्या है, कैसे क्या है। तो ये हुआ क्या, हम बात करें तो 1 अक्टूबर क्या है, 1 अक्टूबर 2025 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 6 वर्षीय कार्यक्रम
6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है, शुरू किया, ये इसको मंजूरी मिल गई है। और इसकी जो समय सीमा की हम बात करें, समय सीमा तो कब से कब तक है, 2025-26 से 2030-31 तक है, ये चलेगी। कितना परिव्यय इस पे किया जाएगा, वित्तीय परिव्यय कितना किया जाएगा, खर्च कितना क्या किया जाएगा, तो 11,440 करोड़ इसका परिव्यय किया जाएगा इसमें। और मिशन के उद्देश्य की हम बात करें, क्या क्या उद्देश्य हैं, तो देखो पहला तो यह है कि 2030-31 तक दलहन के अंदर, दलहन में क्या करना है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। उसके अलावा जो भारत का जो आयात निर्भरता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वर्तमान में कितना करते हैं, 15 से 20% करते हैं दलहन, तो उसको कम करना है, इसको कम करना है। उसके अलावा किसानों की जो इनकम है उसको इंक्रीज करनी है। आजीविका की हम बात करें किसानों ग्रामीणों की, तो आजीविका जो है उसको मजबूत करना है, ये इस जो मजबूत करना है। और 2030-31 तक जो लक्ष्य की हम बात करते हैं, क्षेत्र विस्तार की हम बात करें तो दलहन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसको कितना बढ़ाना है, 310 लाख हेक्टेयर तक इसको बढ़ाना है। ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इतना लाख हेक्टेयर, 310 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, उसको बढ़ाना है। और उत्पादन की हम बात करें तो कितना क्या करना है, 350 लाख टन दालों का जो उत्पादन है वो हमें प्राप्त करना है। ये हमारा उत्पादन का लक्ष्य है कि यहां तक हमें पहुंचना है। उसके अलावा हम और बात करें, इसके अंदर उपज की हम बात करें, ये तो उत्पादन हो गया। उत्पादकता की हम बात करें तो जो उपज है, उपज बढ़ाकर कितनी करनी है, कितना कर रहे हैं, उपज बढ़ाकर 1130 किलोग्राम हेक्टेयर। वो उस ऑप्शन में कितना था, ये 1500 के आसपास था, तो वो गलत हो गया है। इसमें जो है 1130 किलोग्राम हेक्टेयर करना है। और लाभार्थी की हम बात करें तो कितने लोग इसमें लाभार्थी रहेंगे, इसमें 2 करोड़ किसान लाभार्थी रहेंगे। और मुख्य फसलों की हम बात करें, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें रहेगी, तो अरहर की दाल, अरहर, उड़द जिसको काला चना कहते हैं, और मसूर जिसको लाल मसूर वाली हम बात करें तो वो होगा। सुनिश्चित खरीद की हम बात करें, कौन खरीदेगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि ये खरीदने वाले हैं, तो सुनिश्चित खरीद में NAFED, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, और उसके साथ ही NCCF, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जो होगा अगले 4 वर्षों तक जो भाग लेने इस योजना में जो राज्य भाग लेंगे, उन राज्यों से अगले 4 वर्षों तक 100% जो उपज होगी ये वो खरीदेंगे। कौन खरीदेगा, एक तो NAFED और NCCF, ये अगले 4 वर्षों तक जो राज्य इसमें भाग ले रहा है उसकी 100% उपज ये खरीदेंगे।
और थोड़ी सी पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि जान लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इसके बाद भी देश अपनी जो मांग है उसका 15 से 20% आयात से पूरा करता है। तो आपको समझ में आ गया है कैसे क्या है कि 1 अक्टूबर 2025 को ये आत्मनिर्भरता वाला जो अभियान मिशन है वो दलहन का वो स्टार्ट होता है। 6 वर्षीय कार्यक्रम है। समय सीमा 2025-26 से 30-31 तक है। परिवेश पे 11,440 करोड़ रुपए किया जाएगा। मेन उद्देश्य यह है कि 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता में प्राप्त करनी है। जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है 15 से 20%, उसको कम करना है। जो वर्तमान में है इनकम जो किसानों की बढ़ानी है, आजीविका को मजबूत करना है। और उसके अलावा 30-31 तक क्षेत्र जो हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र विस्तार में 310 लाख हेक्टेयर हमें बढ़ाना है। उत्पादन की हम बात करते हैं तो 350 लाख टन उत्पादन हमें ये लक्ष्य रखा गया कि तब तक हमें यहाँ तक पहुंचना है। उत्पादकता की हम बात करते हैं तो 1130 किलोग्राम हेक्टेयर हमें उपज बढ़ानी है और 2 करोड़ किसान इसमें लाभार्थी होंगे। उसके साथ ही जो राज्य इस मिशन में भाग लेंगे उनका 4 साल तक NAFED और NCCF ये उनकी 100% उपज ये खरीदेगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TPA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ये समझौता 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। EFTA समूह में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड शामिल है। इस समझौते के तहत EFTA देश 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने इस समझौते में सोना, डेयरी और कोयला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को टैरिफ कटौती से छूट दी है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो कथन सही नहीं है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में कौन सा शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आएगा इसके संदर्भ में बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब EFTA ये चीज है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर 2025 को भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था TPA में, ये लागू होता है, ये लागू हुआ। भागीदार की हम बात करते हैं तो भागीदार में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश, जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, उसके अलावा आइसलैंड है और लिंकेटेस्टीन है। तो ये इसमें 4 भागीदारी देश है। और कुछ निवेश और जो इसमें समझौते किए गए थे कि EFTA की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुसार 15 वर्षों में भारत में लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना, डॉलर का निवेश होगा। रोजगार सृजन किया जाएगा 10 लाख प्रत्यक्ष, 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की यहाँ उम्मीद की जाएगी। टैरिफ में कमी की हम बात करते हैं तो ETF जो देश है उसमें हम बात करें तो 99.6% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त कर देंगे। ETF जो देश है वो भारतीय जो निर्यात है
भारतीय निर्यात पर 99.6% शुल्क समाप्त कर देंगे। उसके अलावा भारत की हम बात करते हैं EFTA के जो 93 EFTA के भारत जो होगा EFTA के जो 95.3% निर्यात पर शुल्कों को चरणबद्ध तरीके से ये समाप्त करेंगे और क्या कम करेंगे। और संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां छूट मिलेगी, सोना, डेयरी, कोयला आदि के लिए। अब इसका फायदा मतलब क्या रहेगा कि यूरोप में क्या होगा, भारत की जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको वहां बढ़ावा मिलेगा। FDI जो होगा उसका प्रवाह होगा, रोजगार सृजन होगा। ये चीजें इसकी महत्वपूर्ण है, तो ये काफी अच्छा है। और अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ही लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो थे उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 35वें महानिदेशक का पदभार संभाला है। NCC के बारे में क्या सत्य है? ये भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये केवल भारतीय सेना के अधीन कार्य करता है। इसके कैडेट की अधिकतम संख्या 10 लाख तक सीमित है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो वीरेंद्र वत्स थे उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को NCC में DG महानिदेशक जो है 35वें महानिदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया वहां पर। और लेफ्टिनेंट, और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी जगह इन्होंने स्थान लिया। तो गुरवीर पाल सिंह जो है उनकी जगह स्थान लेते हैं। वो 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। उसके अलावा NCC की हम बात करें तो NCC जो है दुनिया की सबसे बड़ी वर्दीधारी संगठन है, युवा संगठन है। इसमें यहाँ हम बात करते हैं तो 20 लाख तक जो संख्या यहाँ पहुंच गई है कैंडिडेटों की, 20 लाख तक पहुंच गई है। NCC की हम बात करें तो भारत के 28 राज्य और 8 जो UT है उनमें कार्यरत है। तो ये इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का चरण द्वितीय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? ऑप्शन है जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इसका कौन सा इसमें शहर शामिल नहीं है वो हमें बताना है। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसके संदर्भ में कि ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। दूसरा चरण ये स्टार्ट हुआ है। शामिल इसमें 11 शहर है। टोटल कितने? 11 शहर है, जिसमें कौन सा है? भोपाल है, भुवनेश्वर है, कौन सा है? भुवनेश्वर है। उसके अलावा गुवाहाटी है, जयपुर है इसमें शामिल। जयपुर के अलावा कानपुर इसमें शामिल है, पटना है इसमें शामिल, रायपुर है इसमें शामिल, त्रिवेंद्रपुरम इसमें शामिल है ही ये। और इसके अलावा विशाखापट्टनम इसमें है, विशाखापट्टनम इसमें शामिल है, इंदौर इसमें शामिल है, लखनऊ भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के 11 शहर इसमें शामिल है। उसके अलावा परियोजना की लागत की हम बात करते हैं 4,645 करोड़ की लागत है टोटल। अनुमोदन प्राधिकरण की हम बात करते हैं तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह थी उसकी अध्यक्षता वाली जो समिति है वो उसने किया है।
राज्य की हम बात करते हैं, लाभार्थी जो राज्य है उसमें हम असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसके अलावा राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, ये लाभार्थी राज्य हैं, और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तो ये लाभार्थी राज्य है। तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएसएमई सेवा पर 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है प्रगति मैदान नई दिल्ली, रुद्रांश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी, महात्मा मंदिर गांधीनगर, भारत मंडपम नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रुद्रांश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी में ये किया गया था। और आयोजक की हम बात करते हैं तो एमएसएमई मंत्रालय जो है, एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये किया गया है। यहां लिख देता हूं मैं, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। तिथि की हम बात करें, डेट, तो 28 से 30 सितंबर 2025 ये किया गया है। स्थान हमने बता ही दिया कि रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य क्या था कि सेवा भावना जो है, सेवा की जो भावना है उसका उत्सव मनाना, उसको बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गौरव और भारत की जो विरासत है उसके प्रति जागरूकता लाना, ये सारी इसकी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, FAL फाइनल असेंबली लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? साझेदार कंपनी टाटा बोइंग, हेलीकॉप्टर मॉडल एयरबस, 125 स्थान बेलगाम बेमांगल कर्नाटक। तो इनमें कौन कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट होंगे वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट है। सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट है। इसमें कौन कौन है? टाटा और एयरबस। टाटा और एयरबस जो थी यहां मैं लिख देता हूं, टाटा और एयरबस जो है उन्होंने कहां पे किया? ये बेमांगल कर्नाटक में स्थापना की है फाइनल असेंबली लाइन की हेलीकॉप्टर के लिए। साझेदारी में ये भारत की हम बात करते हैं ना, तो पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन है। और हेलीकॉप्टर मॉडल की हम बात करें तो कौन सा है? H-125 नागरिक और सैन्य संस्करण दोनों ही है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या महत्व होगा कि भारत के अंदर जो एरोस्पेस उद्योग है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा H जो 125 हेलीकॉप्टर्स है उसका असेंबल यहाँ होगा, परीक्षण होगा और यहाँ से वो वितरित कर सकेंगे। घरेलू जरूरतें हो गई और दक्षिण एशियाई जो एशियाई निर्यात है या बाजार है तो वहां की जो जरूरतें हैं उसको ये पूरा करेगा। तो और डिलीवरी का समय की हम बात करते हैं। डिलीवरी का जो समय है, पहला हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। आई होप और एयरबस और टाटा की साझेदारी है। और उसके अलावा परिणाम हुआ था और जो ये घोषणा हुई थी वो समझौता, जो ये घोषणा हुई वो कब हुई थी? जैन 2024। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज है, करिए इसकी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया
सहकारी सदस्यता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? राज्य में सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करना, 2100 से अधिक पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करना, किसानों को सीधे 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ई-केवाईसी के माध्यम से सदस्यों के अधिकारों को औपचारिक बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना। तो इसमें कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है वो हमें इसको बताना है। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका सी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही होगा कि ये उद्देश्य नहीं है। अब ये अभियान स्टार्ट किया गया सहकारी सदस्यता अभियान। कौन सा है? सहकारी सदस्यता अभियान शुरू किया गया। कब स्टार्ट किया? 2 अक्टूबर को 2025 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी द्वारा ये शुरू किया गया। कहां से किया गया? कौन सी ट्यूशन जो हमारा क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वहां से सहकारी सदस्यता ये उद्घाटन किया गया। इसकी अवधि की हम बात करें तो 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। मेन उद्देश्य की हम बात करें तो राज्य में जो सहकारी समितियों की संख्या है उसमें 10% की वृद्धि करनी है और उसके अलावा है 2100 से अधिक जो पंचायतों में जो प्राथमिक कृषि ऋण जो समितियां है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो है वो स्थापित करना है। उसके अलावा नए गोदामों के लिए भूमि आवंटित करना है और यह पहल जो होगी ई-केवाईसी के माध्यम से सदस्य के जो अधिकार है उनको औपचारिक बनाने के लिए पारदर्शिता बढ़ाएंगे। ऐसी चीजें पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि अन्न भंडारण जो योजना थी, अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत श्री गंगानगर का जो घमुड़वाली जो है वहां पर जो प्राथमिक कृषि ऋण जो समिति है, ये प्राथमिक कृषि ऋण जो समिति है उसके तहत आधुनिक गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित स्थापित किए गए हैं श्री गंगानगर के कहां पे? घमुड़वाली के अंदर। तो इसके थोड़े से महत्वपूर्ण ये तथ्य थे जो मैंने बता दिए हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित खरीद के लिए किन 2 नोडल एजेंसियों को नामित किया गया है? ऑप्शन है एफसीआई, एनएएफईडी, एनसीसीएफ, सीसीआई, एनएएफईडी और एसएफएसी। तो मैंने ऊपर के जो क्वेश्चंस थे तो उसमें आपको पूरी योजना के बारे में मैंने बता दिया है। तो अब आप बता सकते हो कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे अमीर भारतीयों का सही क्रम बताना है घटते हुए। तो इसका भी विस्तार से हमने विश्लेषण कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप ये मुझे कमेंट में बताना कि किसकी रैंक क्या होगी। ये ऑप्शंस है, आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN द्वारा मान्यता दी गई है। ये मान्यता किस कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर दी गई है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 2025, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, विश्व वन्य जीव फोरम 2025।
तो ये योजना जो अभियान था, ये भी जो सम्मेलन था, वो मैं पीछे ही पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका आंसर भी आप मुझे कहाँ कमेंट में बताओ कि क्या होगा, कौन सा इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एटीएफ व्यापार समझौते टीवीएफ टीपीए के सुरक्षा खंड का क्या तात्पर्य है। ये ऑप्शन है, यदि ईटीएफ देश निर्धारित निवेश और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं तो भारत टैरिफ रियायतों को निलंबित कर सकता है। यह खंड भारतीय श्रमिकों को एटीएफ देशों में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करता है। यह एटीएफ देशों को भारत से आयातित वस्तुओं पर गुणवत्ता जांच करने का अधिकार देता है। यह खंड भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर किसी भी एटीएफ उत्पादन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बताओ। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि जो सुरक्षा खंड है, यदि ईएफटी देश निर्धारित निवेश और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं तो भारत टैरिफ रियायतों को निलंबित कर सकता है। और इसका जो विश्लेषण जो था विस्तार में मैं ऊपर क्वेश्चंस में कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी सदस्यता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के किस स्थान से किया गया है। ऑप्शन है, मुख्यमंत्री निवास, शासन सचिवालय, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बिरला ऑडिटोरियम। तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं तो विस्तार में ऊपर योजना के अंदर। तो आप ये मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा और उसके अलावा उसकी स्थापना, इसका आंसर क्या होगा और वो कहाँ स्थित है, ये भी मुझे बताना है। ये 15 एमसीक्यू थे 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच के जो करंट अफेयर्स है उसके। और ऐसी ही एमसीक्यू सीरीज हम बार बार लाते रहेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के विश्लेषण से ही हम पूरा, कोई योजना है तो वो योजना कब स्टार्ट हुई, क्या क्या उसमें घटक है, क्या प्रावधान है, तो उसको पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो बोझ होता है, मंथली करंट अफेयर्स का जो बर्डन होता है वो कम होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स लगाओगे तो जो मंथली करंट अफेयर्स वाला बर्डन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो ये आज के 2 डेज की करंट अफेयर्स है। उसके अलावा आपको अगर और भी क्वेश्चंस लगाने हैं तो हमारी राजस्थान पॉलिटी की एमसीक्यू बुक है, ये हमारे या तो ऐप पे मिल जाएगी, अंबर प्रेप जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। फ्री सेक्शन के अंदर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अंबर प्रेप है तो राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू है और वही कंप्यूटर के हैं। करंट की जो मंथली एमसीक्यूज वाली है विथ एक्सप्लेनेशन वो पीडीएफ अपलोड है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ एमसीक्यू बुक है वो अपलोड है, आप उसको भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। और इसके साथ ही पीएसआई की जो आरपीएससी का जो न्यू ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस है जो कहीं आपको अदर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक बार लीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और लगाइए, आपको अच्छा लगता है तो। और आपके रिव्यूज हमें दीजिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस है तो, और कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ये अगस्त की करंट अफेयर्स है, सितंबर की करंट अफेयर्स भी आने वाली है थोड़े दिनों में। और ये वीडियो एग्जाम के लिए है, राजस्थान ज्योग्राफी है, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी हमने अपलोड कर दी गई है। इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स के एक शानदार, इन दोनों की शानदार बुक्स आएगी जो आपके आगामी जो कोई सा भी एग्जाम्स है, आरएस हो गया और छोटे मोटे एग्जाम्स हो गए या फिर पीएसआई वाला एग्जाम्स हो गया, उसके लिए जो शानदार टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें सम्मिलित किए गए हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो ऐप पे मिल जाएगी या टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। बस आपका सपोर्ट हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन
हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है और आगे से आगे हम कुछ ना कुछ नया करने का जुगाड़ करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। आगे ही ऐसी रोचक एमसीक्यू सीरीज हम लाते रहेंगे। अब से डेली करंट अफेयर्स की जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा हमारी और भी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री की ऑलरेडी चल रही है, 2 वीडियोस अपलोड हो गए हैं। राजस्थान जो जियो की भी ऑलरेडी ये सीरीज चल रही है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की भी ये सीरीज चल रही है। इसके भी वीडियोस, एक वीडियो अपलोड हो गया है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अल्टरनेट वाइज में इनके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स अपलोड होती रहेगी। उसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस लगाने हैं तो बकायदा ऐप पे भी फ्री सेक्शन में काफ़ी मटेरियल अपलोड है। उसके अलावा जैसे कि पीएसआई के लिए, आरपीएससी के लिए, उनके लिए अगर आपको और भी पीडीएफ चाहिए, जो आरपीएससी के न्यू ट्रेंड है, आरएसईआरओ का भी हमारा बैच है, पीडीएफ कोर्स है उसमें और क्यूजेस भी है, तो आप मिनिमम एक प्राइस है वहां से आप बाई कर सकते हैं। आप नंबर पर वेब पे आके एक बार चेक कीजिए फ्री मटेरियल्स को, आपको अच्छा लगता है तो बाई कीजिए। तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है और हमारा साथ बनाए रखिए। इस यूट्यूब पे भी हम ऐसे ही एमसीक्यू डालते रहेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ऐसे ही साथ बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू।